मैं हूं कुणाल गोस्वामी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर नायब तहसीलदार पदों के लिए उर्दू भाषा का ज्ञान अनिवार्य करने का फैसला लगातार सरकार को विवादों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी उमर अब्दुल्ला सरकार के इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। लगातार विरोध प्रदर्शन जारी हैं। इस फैसले के विरोध में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिला और तहसील स्तर पर प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा और नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा इस मामले को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को एक ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई आश्वासन नहीं मिला। युवा मोर्चा आज इस मामले को लेकर बिश्नाह में प्रदर्शन कर रहा है, जिसकी अगुवाई मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण प्रभाव कर रहे हैं। तो लगातार नायब तहसीलदार के पदों को लेकर जिस तरह से उर्दू भाषा को अनिवार्य करने का फैसला सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। पूरा मामला अगर देखा जाए तो नायब तहसीलदार पर जो भाषा है उसमें उर्दू भाषा की अनिवार्यता सीधे जम्मू संभाग और यहां के युवाओं के लिए डिस्क्रिमिनेशन के तौर पर देखा जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त हमारे बड़े वरिष्ठ सहयोगी विनोद कुमार जुड़ रहे हैं सीधे न्यूज रूम से। सर, लगातार ये पूरा मामला सवालों के कटघरे में है। 9 जून 2025 को जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ और उसके बाद ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई। ग्राउंड जीरो पर जो आवाजें उठ रही हैं कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अगर आपको उर्दू भाषा अनिवार्य आती है तो ही आप सिलेक्ट होंगे, अगर नहीं आती तो आप सीधे डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। बिल्कुल कुणाल, आपने ठीक कहा कि मैंडेटरी उर्दू भाषा को मैंडेटरी किया गया, ये क्लास रखी गई है। और अगर हम बात करें 5 अगस्त 2019 के बाद जब 370 में अमेंडमेंट हुआ था और 35 को रिपील किया गया था, तब ये तय हो गया था कि अब ना तो अलग संविधान रहेगा और ना ही अलग झंडा रहेगा। उसके बाद से ये यूटी बन गई है। जब यूटी बन गई है तो उसके बाद ये तय हो गया कि 5 भाषाएं हमारी जो यहाँ पर चलेंगी, जिसमें हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, कश्मीरी है और डोगरी है। आप 5 ही भाषाओं को मैंडेटरी कर सकते हो कि स्पेसिफिकली आप उर्दू बोलते हो तो कहीं ना कहीं जम्मू के लोगों को इसका लगता है कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, पक्षपात हो रहा है। सवाल यह है कि जम्मू के जो युवा है वो उर्दू ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं और उनको लगता है कि डेलिबरेटली जम्मू प्रोविंस जहाँ मुस्लिम बहुल एरिया को प्रोजेक्ट करने के लिए, उनको लाभ देने के लिए ये एक क्लास जो डाली गई है कि मैंडेटरी होगा, उर्दू जिसको आता होगा वो उर्दू भाषा मैंडेटरी होगी, वही नायब तहसीलदार का पेपर क्वालिफाई कर पाएगा या दे पाएगा। तो बस यही से शुरू होता है। सबसे पहले डिवकॉम को बीजेवाईएम यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष ज्ञापन सौंपते हैं। उसके बाद सुनील शर्मा और सत शर्मा, सुनील शर्मा एलओपी, सत शर्मा प्रदेश अध्यक्ष है, वो जाते हैं और एलजी से मुलाकात करते और बताते हैं कि इस तरीके से ये स्पेसिफिकली क्लास जो है ये दिक्कत पहुंचा सकती है जम्मू खित्ते के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। तो आज फिर एक मरतबा बिश्नाह में प्रोटेस्ट हो रहा है। हर ब्लॉक में बीजेपी, भारतीय जनता युवा मोर्चा इस बात को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब सुनील शर्मा से लेकर सत शर्मा तक इस पूरे मामले को जोर शोर से उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी का साफ कहना है कि आप उसको कंपलसरी कैसे कर रहे हैं, आप उसको ऑप्शनल की कैटेगरी में रखते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। 75 पोजीशंस निकली थी जहां पर इनका रिक्रूटमेंट होना था। वो बच्चे जिन्होंने लगातार तैयारी की थी वो तो बीच मझधार में आकर खड़े हो गए। तैयारी तो उन्होंने उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, डोगरी या कश्मीरी के हिसाब से की थी कि ऑप्शनल मिलता तो हम शायद अपना भविष्य आजमा लेते, लेकिन उनके सामने एक ऐसी कंडीशन रख दी है, ना वो आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे हट पा रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिन लोगों ने तैयारी की थी उन्होंने ये सब कुछ सोच करके तैयारी की थी कि अब 5 अगस्त 2019 के बाद जो कुछ हुआ, चीज़ें बदली है, परिस्थितियां बदली है, हिंदी में भी हम दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं। लेकिन जब आप लिख देते हैं कि आपके लिए उर्दू जानकारी होना मैंडेटरी है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, आप ही इसकी जगह होते, आप ही तैयारी कर रहे थे, आपको भी इतना दुख होता। यही एक वजह है कि आज जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इवन कांग्रेस के लोग भी, रमन बल्ला, उन्होंने भी एक दिन स्टेटमेंट दिया था कि ये उर्दू को मैंडेटरी नहीं किया जाना चाहिए, जम्मू खित्ते के साथ ये सीधा सीधा पक्षपात है। तो ये इसको भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एक मुद्दा बना करके हर जगह पेनिट्रेट कर रही है और सरकार पर एक प्रेशर डेवलप किया जा रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कल परसों की बात है कि एलजी ने खुद ही कहा था कि मेरे पास पुलिस का अधिकार है, बाकी कोई अधिकार नहीं है। डिपार्टमेंट जो है होम डिपार्टमेंट मेरे पास है
और बाकी डिपार्टमेंट जो है सरकार के पास है। अब सरकार को ही फैसला लेना है। लेकिन सत शर्मा और सुनील शर्मा ने जाकर के उनसे मुलाकात की है और ज्ञापन सौंपा है, और उनको को उम्मीद भी है कि सरकार इस पर गौर करेगी। लेकिन सरकार ने ये जो क्लास डाली है, सरकार के लिए भी ये मुसीबत बन जाएगी कैसे इस क्लास को हटाया जाए। लेकिन अब बीजेपी जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर सबके सामने रख रही है कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव वाला रवैया मौजूदा उमर अब्दुल्ला सरकार अपना रही है, आने वाले वक्त में इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप किस तरह से देखते हैं? क्या सरकार के लिए बहुत इजी होगा इसको रोल बैक कर लेना, या सरकार मझधार में फंसी हुई है कि एक तरफ आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, दूसरी तरफ आपने वापस लिया? क्योंकि उमर अब्दुल्ला के लिए भी यू टर्न लेना तो कहीं ना कहीं अपने ही फैसलों पर क्वेश्चन मार्क लगा देगा। कुणाल, सवाल ये है कि अगर भारतीय जनता युवा मोर्चा या भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को सही तरीके से नहीं उठाती है तो उसका तो स्टेक जम्मू प्रोविंस में ही है। जम्मू प्रोविंस में उसको बड़ा सेटबैक होगा कि अगर ये क्लास नहीं हटाई जाती है। सरकार के लिए गले की फांस ये बन गई है कि उनका सारा कुछ नैन्सी का ज्यादातर निर्भर करता है कश्मीर में। अगर कश्मीर में उर्दू नोइंग ज्यादा है, अगर वो क्लास हटाते हैं तो उनको बड़ा सेटबैक होगा, राजनीतिक तौर पर पॉलिटिकली बड़ा उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इस वक्त सरकार जो है पशोपेश में है, और अगर हटाती है तो उसको कश्मीर में बड़ा ज्यादा नुकसान होता है, अगर नहीं हटाती है तो कहीं ना कहीं दिक्कत उनके लिए जम्मू प्रोविंस में भी बनेगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी दिक्कत बनेगी। शुक्रिया आपका सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी महत्वपूर्ण पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर अपना नजरिया रखने के लिए। तो नायब तहसीलदार के 75 पोजीशन को लेकर बाकायदा जो जम्मू कश्मीर स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, उसकी तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया। उर्दू का जो कामकाजी ज्ञान है उसे अनिवार्य करने की बात सामने आई थी, जिसके बाद से लगातार जम्मू खित्ते में लगातार विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं, और विरोध प्रदर्शन का जो मोर्चा संभाला हुआ है वो भारतीय जनता युवा मोर्चा ने है। अरुण प्रभात जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं। स्वागत सर, शुक्रिया आपका। भारतीय जनता युवा मोर्चा किस तरह से देख रहे हैं? लगातार हम जम्मू के अलग अलग इलाकों में देख रहे हैं बीजेवाईएम की तरफ से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उर्दू को कंपलसरी कर देना, उमर अब्दुल्ला सरकार का यह फैसला नायब तहसीलदार पदों को लेकर, किस तरह से अब आके अपने कदम उठा रहे हैं सर आप लोग, ताकि जम्मू को न्याय मिले? देखिए, पिछले 70 साल हम लोग संघर्ष करते रहे हैं, और हमारा एक ही जो डिमांड थी, और हमेशा हमारा एक ही स्टांस था कि स्टेट की आड़ के अंदर हमेशा जम्मू के साथ स्टेप मदरली ट्रीट किया गया, और इसीलिए यही एक कारण था कि जिसके कारण हमेशा जम्मू ने अपनी आवाज बुलंद की है। और 2019 में जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, और जब हम स्टेट से यूनियन टेरिटरी हो गए और लद्दाख एक अलग यूटी बना, जम्मू कश्मीर एक अलग बना, तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत जो एक स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पारित हुआ 2020 में, उसके अंदर हमारी स्टेट की लैंग्वेजेस को जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी वो 2 के बजाय 5 कर दी गई। और अब जम्मू कश्मीर के अंदर केवल उर्दू नहीं बल्कि सब भाषाओं में उतना ही उसको तवज्जो मिलता है जितना कि पहले 2 भाषाओं को मिला करता था। तो सभी नौजवानों की जो बहुत अरसे से एक तैयारी कर रहे थे और एग्जाम्स की तैयारी करते, स्पेशली नायब तहसीलदार की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, उनको ये आशा अपेक्षा थी कि जब भी रिक्रूटमेंट होगी उनको एक फेयर चांस मिलेगा, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और वो भी नायब तहसीलदार बन पाएंगे। पर ये जब उमर सरकार ने अपना ये रिक्रूटमेंट नायब तहसीलदार की निकाली, और 75 पोस्टों के लिए उन्होंने एक भर्ती के लिए एसएसबी के माध्यम से निकाला, और यहाँ का नौजवान की मेहनत के ऊपर फेरने का किया कि 50 नंबर का जो नंबर 2 पेपर 2 है, उस 50 नंबर की उर्दू को कंपल्सरी कर दिया गया। मैं थोड़ा सा कुणाल जी आपको पीछे भी लेना चाहूंगा, क्योंकि 2019 के अंदर नायब तहसीलदार की भर्ती हुई थी। आप सब लोगों ने आवेदन भरा था और भर्ती के लिए भरा था, और उसमें से 126 नौजवान जो थे वो उर्दू में फेल हो चुके थे। 126 से 122 जो थे जम्मू खित्ते के थे, क्योंकि जम्मू खित्ते के अंदर उर्दू का प्रचलन या उर्दू को सिखाया पढ़ाया। ठीक है,
अरुण जी, आवाज पहुंची सर आप तक? तो शायद तकनीकी दिक्कत के चलते उनसे संपर्क फिलहाल नहीं हो पाया, लेकिन जिस तरह से पूरा मामला इस वक्त हाई प्रोफाइल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पर बीजेपी, कांग्रेस और पीडीपी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि जम्मू खित्ते की जो तमाम नौजवान हैं, जो लगातार काफी लंबे समय से दिन रात मेहनत करके काम के लिए तैयारी कर रहे थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है और उनके सपनों के चकनाचूर जैसे होना है। बहरहाल अब सत शर्मा हो या सुनील शर्मा, लगातार हर एक स्तर से कोशिश की जा रही है कि एलजी को पूरा ज्ञापन दिया गया है ताकि जल्द से जल्द वो हस्तक्षेप करें और इस मामले में उर्दू की अनिवार्यता को फिलहाल ऑप्शनल की कैटेगरी में डाल दिया जाए। बहरहाल अब आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जहां पर नेशनल हाईवे 2024 पर यातायात बहाल होने के आसार अभी कम नजर नहीं आ रहे। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 2044 पर यातायात बहाल होने के आसार अभी कम नजर नहीं आ रहे। रविवार शाम को भारी बारिश के कारण बाधित हुए हाईवे पर यातायात बहाल करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। बग्गर से लेकर खैलानी तक हाईवे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है, जिससे साफ करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। हाईवे के रखरखाव को लेकर जिम्मेदार एजेंसियों के प्रतिनिधियों के मुताबिक हाईवे को आज शाम तक बहाल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो लोगों को कल तक का इंतजार और करना पड़ेगा। तो नेशनल हाईवे के क्षतिग्रस्त होने से लगातार जो आवागमन है वो बुरी तरह से बाधित होता हुआ नजर आया। बग्गर से लेकर खैलानी तक हाईवे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। लगातार मौसम का जो बदला मिजाज है वो इन तमाम हाईवेज पर कहर बनकर टूट रहा है, चाहे मलबे का नीचे आना हो, सड़कों का दरकना हो, पिस्सियों का फैलना हो, हर तरह से जो आवागमन है, जो लोग हैं, उनका जो जनजीवन है वो पटरी से उतरता हुआ नजर आ रहा है। अब बहरहाल जो तमाम एजेंसियों के प्रतिनिधि हैं वो कह रहे हैं कि आज शाम तक इसको प्रयास किया जा रहा है कि इसको बहाल कर लिया जाए। विकास मनहास इस वक्त हमारे साथ डोडा से संवाददाता जुड़ रहे हैं। विकास, क्या कुछ ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारियां इनपुट नजर आ रही हैं? नेशनल हाईवे 244 की जो स्थिति है उससे काफी हद तक जो आवागमन है, आना जाना, वो बाधित हो गया है और जो तमाम एजेंसियां वो कह रही है शाम तक का वक्त और लगेगा। देखिए कुणाल, बिल्कुल कल जैसे मौसम करवट बदलता है उसके बाद काफी तेज रात बारिश जो है पूरे शनाब वैली में देखने को मिलती है। तो ऐसे में जितना भी बग्गर से लेकर जो नेशनल हाईवे यानी किश्तवाड़ डोडा को कनेक्ट करने वाला है, यहाँ पर कई जगहों पर नाले का भाव जो है इतना तेज था कि पानी जो है सड़कों के बीच में आ जाता है, जो अपने साथ पत्थर लेके आता है, बहुत सारा मलबा साथ में लेकर आता है और इसके कारण जो है यहाँ पर रोड जो है बिल्कुल बंद हो जाता है और फिर उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहां पर पहुंचता है और अपना प्रयास करता है कि इस रास्ते को खोला जा सके, क्योंकि सड़कें जो है बिल्कुल बंद हो चुकी थी। डीसी डोडा खुद वहां पर रात के 3 बजे तक इस चीज का मुआयना कर रहे थे। फिर एसएसपी डोडा, फिर एनएचआई डीसीएल की पूरी टीम जो है इस सड़क के किनारे, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर रास्ता जो है बंद हो चुका था, कई जगहों पर बह गया था। अभी भी जो रास्ता खोला गया है जम्मू के लिए बिल्कुल सिंगल साइड से, यानी एक साइड से कई जगह पर क्रॉसिंग हो रही है। तो ऐसे में नेशनल हाईवे अथॉरिटी बता रही है कि शाम तक ये रास्ता खोला जा सकता है प्रॉपर तरीके से दोनों साइड से, लेकिन लगातार अभी भी मौसम खराब होने के कारण उनका कहना है कि अभी भी अगर कोई बारिश या इस तरह का कोई चीजें होती हैं तो ये रास्ता फिर से बंद हो सकता है और इसे खोलने में टाइम लग सकता है। क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है कि अगर मौसम का जो मिजाज शुष्क बना हुआ है, वो लगातार तल्ख बना हुआ है, अगर वो नॉर्मल नहीं हुआ तो फिलहाल अभी और समय लगेगा। तो जो आना जाना है उसके लिए कोई अल्टरनेटिव रास्ते का भी प्रबंध नहीं है? विकास, देखिए जो नेशनल हाईवे है ये बिल्कुल एक ही बटोत से होते हुए किश्तवाड़ या डोडा को कनेक्ट करता है और अभी फिलहाल जो दूसरा नेशनल हाईवे गोवा टू महादेव बन रहा है वो पेंडिंग है, उसका डीपीआर अभी होने को है और उसका प्रोजेक्ट 2028-29 तक कंप्लीट होगा। काफी लंबा समय लगेगा, लेकिन जो रास्ता है उस पर काफी बारिश या बिल्कुल पहाड़ी वाला एरिया है और पूरा पानी जो है इकट्ठा होकर नाले में अलग किस्म का रूप बदलता है और कई जगह पर मलबा और बहुत सारी चीजें जो इसके साथ इकट्ठा होकर सड़कों के बीच में आ जाती है। क्योंकि जट्टी के बाद जो कल हादसा बिल्कुल सामने आया था जिसमें बहुत सारा मलबा सामने आने के बाद लोगों के अंदर डर और
दहशत जैसा था, क्योंकि इतना ज्यादा पानी इन लोगों ने जो है बिल्कुल जम्मू या प्लेन एरिया में देखा है, ऐसा जैसा पहाड़ी एरिया में जब देखने को मिला, क्योंकि सड़कों के बीच बिल्कुल पानी जम चुका था, और या फिर पुल के ऊपर हो, नेशनल हाईवे पर कई जगह पर इस तरह की चीजें देखने को मिली थी। तो ऐसे में रात के समय यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत प्रयास किया है, और ऐसी जैसी जगह पर जहां पर पत्थर गिर रहे हो और डर हो, तमाम अपनी जान को जोखिम में डालकर इस रास्ते को खोदा, क्योंकि कई सारी एम्बुलेंस फंसी थी, उनको निकाला गया ठीक है। और लोगों को एक दूसरी जगह के लिए मूवमेंट करने को दिया। शुक्रिया आपका विकास, हमारे साथ डोडा से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इधर ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग भयानक रूप लेती नजर आ रही है। इस जंग के बीच ईरान में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स की कीमती जानों की सुरक्षा के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। चिंता का सबब बनी हुई है। भारत का विदेश मंत्रालय ईरान सरकार के साथ संपर्क में है ताकि भारतीय स्टूडेंट की वहां से सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा सके। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि भारत सरकार इन छात्रों को वहां से सुरक्षित वापस लाने का हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने स्टूडेंट के अभिभावकों से तनाव में न आने का आह्वान किया है कि उन्हें वहां से सुरक्षित वापस लाना भारत सरकार की जिम्मेदारी है, लिहाजा वो धैर्य रखें, क्योंकि इससे पहले भी यूक्रेन से कई भारतीय स्टूडेंट्स को ऑपरेशन गंगा के तहत सरकार सुरक्षित वापस निकाल लाई थी। ईरान और इजराइल के बीच में जो जंग छिड़ी है, उसमें हम देख रहे हैं कि कशीदगी बढ़ रही है, और बढ़ती हुई कशीदगी के बीच ईरान से हमें बहुत सारे बच्चों ने जो है टेलीफोनिकली हमसे बात की है। हिंदुस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, वो ईरान की हुकूमत से उन्होंने बात की है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब इस सारी कशीदगी के बीच हमारे जो बच्चे ईरान में इस समय पढ़ रहे हैं, उनको बाय हिफाजत सुरक्षित वापस अपने देश लाना, ये हमारी जिम्मेवारी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब को कहा है कि हर हाल में हमारे जो बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ ईरान या तेहरान के अंदर या अलग अलग ईरान की यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, उनको बाइज्जत बाहिफाजत वापस अपने मुल्क हिंदुस्तान लाना। यहाँ जम्मू कश्मीर के भी बहुत सारे बच्चे हैं, हम उनको सुरक्षित वापस भारत लाएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ी सीरियसनेस के साथ इस सारे मामले को देख रहे हैं। मैं बच्चों के वालिदैन को कहूंगा कि उन्हें किसी किस्म की परेशानी करने की जरूरत नहीं है। जब रूस और यूक्रेन की जंग हुई थी, उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने यूक्रेन से अपने मुल्क के बच्चों को बाहिफाजत निकाल के उन्होंने लाया था। और अभी भी हम ईरान के अंदर पढ़ रहे जो हिंदुस्तान के हमारे बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जिनमें ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ जम्मू कश्मीर के हैं, उनको बाहिफाजत और इज्जत के साथ उनको वापस लाना, ये हमारी जिम्मेवारी है। और मरकज की हुकूमत, मोदी साहब की हुकूमत इस पर पूरी नजरसानी। इधर लंगेट के कचरी इलाके में मस्जिद शरीफ के जीर्णोद्धार कार्य के दौरान आज एक धमाके से वहां सनसनी फैल गई। धमाके में 4 लोग घायल हुए, जिन्हें तुरंत उपचार के लिए उप जिला अस्पताल लंगेट में लाया गया। इन चारों में एक व्यक्ति की गंभीर हालत के मद्देनजर उसे हंदवाड़ा रेफर किया गया। इस धमाके की जानकारी मिलते ही पुलिस और सेना की टीम मौके पर पहुंची और इसके कारणों की जांच तेज कर दी गई है। बताया जा रहा है कि धमाका एक पुराना शेल फटने के कारण पेश आया था। इधर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे प्रदेशों की तर्ज पर जम्मू को भी शाही शादियों का केंद्र बनाने की जो कवायद है तेज कर दी गई है। इसके लिए जम्मू स्थित सांस्कृतिक विरासत की पहचान ऐतिहासिक मुबारक मंडी हेरिटेज परिसर के कई हिस्सों को विकसित किया जाएगा। मंदिरों के शहर को वेडिंग डेस्टिनेशन हब के रूप में विकसित करने के लिए जम्मू कश्मीर के सांस्कृतिक विभाग ने प्रयास तेज कर दिए। देखिए हमारे संवाददाता शिल्पा शर्मा की ग्राउंड जीरो से यह खास रिपोर्ट।
राजस्थान की तरह शाही शादी समारोह के लिए जाना जाएगा जम्मू। वह दिन दूर नहीं जब लोग शाही अंदाज में शादी करने के लिए जम्मू पहुंचेंगे। यहाँ की संस्कृति एवं विरासत की पहचान ऐतिहासिक हेरिटेज मुबारक मंडी, जिसके कई हिस्सों को विकसित किया जा रहा है, या गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहां पर ऐतिहासिक स्थलों को विकसित किया गया है, जो इस समय आत्मनिर्भर है और शादी समारोह के लिए जाने जाते हैं। और उसी तरीके से जम्मू को भी, जम्मू के मुबारक मंडी हेरिटेज को भी विकसित किया जा रहा है और आने वाले समय में मंदिरों का शहर, जो कि विवाह पर्यटन हब के रूप में जाना जाएगा। और इस समय संस्कृति विभाग के द्वारा जो है वो कवायद भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि यहाँ के कई जो हिस्से हैं उन्हें विकसित किया जा रहा है। और साथ ही साथ महलों की अगर हम बात करें तो महल, जो कि मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में राजा अमर सिंह की रानियों का महल, रानी गुलेर महल, रानी चाड़की महल, राजा राम सिंह की रानियों का महल और नवा महल आवासीय है। इन्हें रहने के काबिल बनाया जाएगा और हेरिटेज होटल के अलावा अन्य सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। इसे पीपी मॉडल पर जो है वो विकसित करने के लिए कई बड़े ग्रुप ने दिलचस्पी दिखाई है, जिसमें पार्क होटल ग्रुप जो है, यानी कि पार्क होटल इसमें होगा। साथ ही साथ आईटीसी, एमआरसी ग्रुप जैसे बड़े ग्रुप ने जो है वो निवेश के तैयार किए हैं, जिससे इससे जो है वो राजस्थान की तरह जम्मू में भी शाही शादियों के लिए जो है वो जाना जाएगा। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि संस्कृति विभाग ने एडवाइजरी की नियुक्ति के लिए पहले भी टेंडर किया था, लेकिन एक ही कंपनी ने दिलचस्पी दिखाई थी। इसीलिए अब अधिक से अधिक कंपनियों को जोड़ने के लिए फिर से टेंडर किया जा रहा है। और विभाग के अधिकारियों का ये कहना है कि हेरिटेज साइट जैसे स्थलों में जो है इस प्रकार के स्थल, जो कि लाखों लोगों की जो है वो भावनाओं से जुड़े हुए हैं, और ऐसे में यहाँ पर काम करना जो कि एक चुनौतीपूर्ण है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ के लोगों की जो भावनाएं ऐतिहासिक हेरिटेज से जुड़ी हुई है, इनको लेकर जो है यानी कि पूरी तरीके से समय ध्यान में रखा जा रहा है। और इस मुबारक मंडी हेरिटेज के कई हिस्सों को जो है वो विकसित किया जा रहा है और इस समय काम जारी है, जहां पर आने वाले समय में ये राजस्थान की तरह जो है वो शाही शादी समारोह यानी कि यहाँ पर देखने को मिलेगा और विवाह पर्यटन हब के रूप में जो है वो जाना जाएगा। और जल्द ही आने वाले समय में राजस्थान की तरह यहाँ पर भी शादी समारोह जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय आप देखें कि काम जो है वो जारी है और कई हिस्सों यानी कि महलों की अगर मैं बात करूं तो महल जो कि यहाँ पर आवासीय है और उन महलों में जो है वो काम किया जा रहा है। होटल यहाँ पर बनकर तैयार होंगे और जब पूरी तरीके से काम मुकम्मल होगा तो एक नया रूप जो है वो देखने को मिलेगा, एक नई यहाँ पर जो है वो खूबसूरती देखने को मिलेगी, जहाँ पे लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और साथ ही साथ सरकार का राजस्व जो है वो भी बढ़ेगा। यानी कि यहाँ पर जो है वो टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर पहुंचेंगे और आने वाले समय में राजस्थान की तरह यहाँ पर जो है वो शाही शादी समारोह जो है वो देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 देशों के 5 दिवसीय दौरे की, जिसके पहले चरण के तहत प्रधानमंत्री इस वक्त साइप्रस में हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त साइप्रस में, जहां से अब इसके बाद वो कनाडा का रुख करेंगे G7 समिट में भाग लेने के लिए। सीधी तस्वीरें साइप्रस से। मैं इस सम्मान को अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता से स्वीकार करता हूं। यह अवार्ड शांति, सुरक्षा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता और हमारे लोगों की समृद्धि के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। एक्सेलेंसी, मैं इस सम्मान को भारत और साइप्रस के संबंधों के प्रति एक जिम्मेदारी के रूप में इसका महत्व मैं समझता हूं और मैं उस भाव से इसको लेता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सक्रिय साझेदारी आने वाले समय में और भी नई ऊंचाइयों को छुएगी। हम मिलकर न केवल अपने देशों के विकास को मजबूत करेंगे, बल्कि एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित वैश्विक वातावरण के लिए, उसके निर्माण के लिए भी मिलकर के
योगदान देंगे। मैं फिर एक बार इस सम्मान के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो आप देख रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस का और साइप्रस के दौरे के दौरान उनको साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री सीधे रवाना हो जाएंगे कनाडा की तरफ, जहां पर G7 समिट को होस्ट किया जा रहा है और प्रधानमंत्री को विशेष निमंत्रण के तौर पर वहां पर आमंत्रित किया गया है। रुकते यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा।